सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। चोर और डाकू भी ये लतीफ़ा सुन करके हंस रहे होंगे। खान साहब कह रहे थे कि मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। मत छोड़िए, वसूल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आज वो मुलाकात जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा था, बहरहाल वो मुलाकात हो गई। बिलावल मरियम मुलाकात में क्या उमूर ज़ेर बहस आए, किन नुकात पर इत्तेफाक किया गया, इसका अहाता कर रही है हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जो लिखने वाली हैं मोहतरमा हफ्सा साहिबा। और उनका कहना यह है कि ये इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए इसकी चाशनी, फिर गुफ्तगू को आगे। अब्बू बचाओ दस्तरख्वान सज गया। बिलावल के बाद मरियम नवाज ने सियासी मेज सजा दी। जाती उम्रा में मरियम नवाज की जानिब से बिलावल का शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की नाकामियां मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही हैं। हुकूमत को जितना वक्त देंगे मुल्क को नुकसान होगा। बिलावल और मरियम यकजुबान हो गए। मुलाकात में दोनों पार्टीज ने हुकूमत के पेश करदा बजट को मंजूरी से रोकने की भी मंसूबा बंदी कर डाली। सियासी दस्तरख्वान अब्बू बचाओ हुकूमत गिराओ पॉलिसी पर इत्तेफाक के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अब्बू बचते हैं या नहीं, हुकूमत गिरती है नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। ताहम दूसरी तरफ फरियाल तालपुर सिंध की ताकतवर तरीन खातून को उनकी रहायशगाह से जिसे सब जेल करार दिया गया था, बाकायदा डिक्लेयर्ड एक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जाहिर है इस हवाले से जो एहतजाज रस्म ठहरी थी वो एहतजाज भी हुआ, लेकिन की फ़र्क पैदा है जी। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जितने केसेस बना लो, हुकूमत से हम डरने वाले नहीं। ये भी इत्तला है हुकूमत के लिए। ताहम इस दौरान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपनी बज़ला संजी का सबूत देते हुए इरशाद फरमाया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब टेक ऑफ करेंगे। मुतवस्सित तबका ये सुनकर रो रहा है, कंधे ढूंढ रहा है किसी तरह से हमारे आंसू कोई पोंछे। वो सोच रहा है ये किस मुल्क का वज़ीर आज़म है और किस मुल्क के बारे में बात कर रहा है। वज़ीर आज़म के मज़ीद फरमुदात फरमा रहे हैं कि कठिन सफ़र तय कर लिया, मईशत अब मुस्तहकम। अवाम पाकिस्तान का सवाल वही है, किस ख़ित्ते अर्ज़ी की बात फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मुशीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3 अरब 40 करोड़ कर्ज़ देगा। हुज़ूर, कर्ज़ लेना PTI हुकूमत का अभी खबर नहीं रही। खबर यह है कि कर्ज़ा किस मद में, कहाँ, किन नेकोकारों पर खर्च किया जाएगा। भुट्टो वाला जियाला वजीर आला, सिंध का वजीर आला मुराद अली शाह फंड्स की कमी का रोना रोने लगा। ये सुनकर मुझे लूले लंगड़े अपाहिज इख्तियारात से आरी मेयर कराची बिला वजह के जगह घेरने वाले वसीम अख्तर की याद आ गई। उनका भी मातम बेवगी यही है, इख्तियारात नहीं है लेकिन मेयर का ताना सहता ही रहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है 4 पुलिस वाले आगे पीछे घूमने के लिए मिलते हैं, हटो बच्चों की आवाज़ें आती हैं। और जहाँ तक रहेगा माजिर अवाम, तो उनका तो काम ही है अंगूठा लगा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फरमाते हैं मुराद अली शाह साहब, फंड्स होते तो तनख्वाहें मज़ीद बढ़ा देता। लोग कह रहे हैं हुजूर एक आध वज़ीर कुर्बान कर दीजिए। नासिर शाह, 4 से 5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, एक मिनिस्ट्री में क्या गुल खिलाया, वज़ीर ट्रांसपोर्ट रह करके मुतवातिर शॉर्ट्स इनके साउंड बाइट्स अपने प्रोग्रामों में लगा चुका हूँ। अब तो बोरियत होने लगी इसका तस्करा करके भी। कभी कहते थे हज़ारों बसें चलाएंगे, कभी कहते थे 600 बसें चलाएंगे, कभी कहते थे कुछ बसें आने वाली हैं, उसके बाद फिर माजरत की और ऐन गैन। वज़ीर आला का इरशाद है कि गवर्नर को सोने और छुट्टियों से ही फुर्सत नहीं। हुजूर आप तो पहरे पर है ना, और भुट्टो भी जिंदा है, तो फिर फ़र्क क्या है।
आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई पंजाब की, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। काफ़ी अर्से के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो रही हैं। मैडम, आपकी शिरकत का शुक्रिया। साथ ही साथ हमें सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्टूडियोज़ में। उनके साथ शेख फैयाज़ुद्दीन साहब मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर, हुकूमती तर्जुमानी के फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा को ज़हमत कलाम देना चाहूँगा। मैम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। अंदाजे से समझ पा रहा हूँ कि आप ठीक है। मैडम, ये मुझे बताइएगा, आज जो एक मुलाकात जिसका बहुत चर्चा था कि ये मुलाकात होगी, उसके बाद फिर हुकूमत डर जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी, ये मुलाकात अगर इस पर मैं पैकेज ना बनवाता तो मुझे नहीं लगता था कि इस मुलाकात की कोई खुदा न खास्ता इतनी सिग्निफिकेंस है कि इससे इमरान खान साहब के दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको क्या लगता है? मैं तो बड़ी सुकून में हूँ, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है। वजह यह है कि ऐसी मुलाकातें जो हैं उनको मैं इसलिए कोई अहमियत नहीं देती कि जिस जवाज़ के ऊपर इन्होंने मुलाकात की है, दोनों के अब्बू जो हैं वो आप जिस तरह फरमा रहे थे जेल में हैं, अब वो दोनों अपने अब्बू को रहा करवाना चाहते हैं। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि आवाम की फ़िक्र के मुताबिक वो जा रहे हैं, और जिस तरह मैंने आज इससे पहले शुनीद की थी कि अब वो घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि हालात ख़राब हुए हैं, और उसके बाद लोगों में शऊर पैदा करेंगे और उसके बाद फिर एक मूवमेंट शुरू करेंगे, तो वो मेरा ख़्याल है वो बेहतर मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई, अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हैं तो इसी मौसम में बाहर निकलिए, इस गर्मी में बाहर निकलेंगे तो आपको तपश की एहसास होगा। तो हमें तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इनकी मुलाकातों से। और मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, इस मुलाकात की कुछ अहमियत और मज़ीद कम हो गई। शहबाज शरीफ साहब तो थे नहीं, मेरा ख़्याल है आपस में ही कोई जिनकी समझौता नहीं हो रहा कि आया हमने कुछ एहतजाज करना है या एहतजाज नहीं करना। और जो बाद में बयानिया आया उसके मुताबिक भी अभी तो वो मेरा ख़्याल है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसी के ऊपर को गुफ्त शनीद कर रहे हैं कि उसको मज़ीद किस तरह बेहतर किया जाए, किस तरह उसके लफ्ज़ बदले जाएँ और किस तरह हालात बदले जाएँ। तो मेरा ख़्याल है जब इस तरह की बात हो तो यकीनन इस वक्त हुकूमत बिल्कुल किसी तरीके से भी परेशान नहीं। फेयर इनफ। करीम ख्वाजा साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, आज बिलावल साहब ने मुलाकात की ज़हमत उठाई, उसके बाद फिर एक एहतजाजी तहरीक पर भी तबादला ख्याल हुआ। सर, ये माइनस जरदारी फार्मूला जो अप्लाई हुआ है, अगर तो हुआ है, आपके ख्याल में ये आपकी इस तहरीक को जो मुमकिन तौर पर चलाए जाने का इरादा आप लोग रखते हैं, डैमेज नहीं करेगा? क्या बिलावल साहब अपने नातवा कांधों पर इतनी बड़ी तहरीक उठा सकते हैं? देखें, ये जो आज जो मुलाकात हुई है वो एक पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलने चाहिए, उसको अच्छी बात है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज़ हैं और मिलती हैं। जहाँ तक मसला ये है कि जो शुरू में हमारी पॉलिसी यही थी कि इनको 5 साल मिलना चाहिए, और हमने इनको ताउन के लिए भी कहा था, मगर ये क्योंकि पैरानाइड हो गए हैं, शकी हो गए हैं, एक बीमारी होती है पैरानाइड। इमरान खान पैरानाइड इसलिए हैं कि वो हर बात को समझते हैं कि करप्शन और ये वो। मसला है कि ये अपनी जगह पर पाकिस्तान का इशू है, जो हमने कहा था कि भाई इकनॉमी पर भी बात की जाए, और मुस्लिम लीग ने भी ये बात की थी, उन्होंने इसको भी कहा कि पैरानाइड शक करना शुरू किया। अब मसला ये है कि जिस तरह हालात डेवलप हो रहे हैं इकनॉमी के, और जिस तरह पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ती जा रही है, इस हवाले से पाकिस्तान का कोई हादसा खुदा न खास्ता हो सकता है। तो बेहतर ये है कि ये बजट जो अवाम दुश्मन बजट है वो पास नहीं हो। और इनके वैसे भी 6-8 वोट हैं, मेंगल साहब नाराज़ हैं, इनके अपने जो MNAs हैं वो भी नाराज़ हैं। तो इस हवाले से हो सकता है हमारी कोशिश होगी अपोजिशन की, शुरू दिन से जब से बजट आया था, कि भाई इस हुकूमत को बजट पास नहीं होना चाहिए। आज इस चीज़ पर इत्तेफाक हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तहरीक जो भी दुनिया में और पाकिस्तान में उभरी हैं वो अवामी मसाइल पर उभरी हैं, और हमने भी यही बात की है, पीपल्स पार्टी और नून या दीगर पार्टीज़ अवामी मसाइल पर लोग निकलते हैं। हम ये समझते हैं कि केसों पर बहुत कम लोग निकलते हैं, अवामी मसाइल पर। मसले मसाइल अवाम के हैं, महंगाई बढ़ गई है, और जो है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, डॉलर का रेट, दीगर जो है इन्फ्लेशन होता है, उस पर बिल्कुल कोशिश करने से
ज़रूर तहरीकें इस आस्ते आस्ते बढ़ती हैं। तो अगर पहली बात तो अगर बजट नहीं पास होता है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी इनकी, नेशनल असेंबली में कोई और हुकूमत बना देगा। एक तो शेख फयाजुद्दीन साहब के पास चलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन भी आ जाएगा। हुजूर कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हुजूर ये मुझे बताइएगा, आपने जोड़ो कराटे नहीं सीखी अभी तक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए? नहीं सर, उसकी क्यों जरूरत पड़ने वाली है, मुझे जरा बताइएगा। वो समी इब्राहिम साहब का सुना है कि उनको एक भूसा पड़ा है बेचारे को तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोगों को भी कुछ जोड़ो कराटे सीख लेने चाहिए। नहीं, समी इब्राहिम साहब का मसला ये है कि समी इब्राहिम साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो रू रिवायत वाले आदमी हैं, बहुत अदब आदाब वाले आदमी हैं। मैं टाई कोट तो ज़रूर पहनता हूँ, लेकिन अंदर से आदमी यकसर मुख्तलिफ हूँ। मेरे साथ मामलात कतई मुख्तलिफ हैं, तो मेरे साथ ज़रा कुछ मामलात अलग हैं। सर ये मुझे बताइएगा, आज जो जाती उम्रा के किचन का बिल बढ़ा है, हुजूर इस मुलाकात से कुछ हासिल हुसूल होने वाला है या महज ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही होगा? भैया सबसे पहले तो मैं डॉक्टर यास्मीन राशद साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा कि वो कहती हैं हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। उनको परेशान होना भी नहीं चाहिए। दवाइयाँ जो हैं वो तकरीबन 300% की उनमें इजाफा हो गया है और हस्पतालों में दवाइयाँ अवेलेबल ही नहीं है। महंगाई जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड 9.4 पॉइंट पे आ गई है। तो परेशानी की उनको क्या बात है? परेशान तो उनको अवाम है ना, उनको किस बात की परेशानी है? वो हुकूमत में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं और तमाम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। परेशान तो अवाम है जिनका घी का बिल बढ़ गया है, घी पे टैक्स लगा दिया आपने चीनी पे टैक्स लगा दिया है, आपने चाय पे टैक्स लगा दिया है, आपने खाने पीने की चीज़ें, अब ये देखें चले ये चीज़ें तो बाहर से आती हैं। लीमू जो है वो इस वक्त 350 रुपये किलो है, ये भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि परेशान ना हो, सिर्फ अवाम को परेशान करना छोड़ दें। और अगर इसी तरह ये हालात रहे तो ये मुलाकातें हों ना हो, अवाम खुद सड़कों पे निकल आएंगे। जैसा कि करीम ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं, अवाम इस हद तक परेशान है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हशर उठा क्यों नहीं देते। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक आदमी जिसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो घर का किचन नहीं चला सकता, वो बच्चों की दवाएं नहीं ले सकता, वो बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे सकता, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? क्या हुकूमतें इसलिए होती हैं कि टैक्सेस लगा के अवाम को बेहाल कर दें, या इसलिए होती हैं कि अवाम का ख्याल रखें? ये हुकूमत तो पता नहीं हवाओं में रहती है या ख्वाबों में रहती है या IMF के मातहत रहती है, ये इनसे अवाम का इनका कोई ख्याल नहीं। और आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, मेरी बहन बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगी। अल्लाह रहम फरमाए। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहब, इससे पहले कि मैं ये बजट और महंगाई इस तरफ आऊँ, ये जो इतना अहम नुक्ता उन्होंने उठाया और मुझे जूडो कराटे की तरबियत लेने की नसीहत फरमाई। मैडम, हुकूमत का काम तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मामलात होते हैं जो हुकूमतों को देखने होते हैं। लेकिन ये लॉ ब्रेकिंग प्रैक्टिस जो उन्होंने शुरू की है, ख़ास तौर पे अपने वकील होने का सहारा लेते हुए, आज बड़ी माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, नहायत ढिठाई के साथ फवाद चौधरी साहब ने इरशाद फरमाया कि घूसा मारने पर तो किसी को कोई वो नहीं होता, केस नहीं होता, इसके लिए तो बस एक लफ्ज़ कहा जाता है सॉरी। तो आपके ख्याल में अब फवाद द ग्रेट चौधरी, जो किसी भी एतबार से ना पहले ग्रेट थे, ना अब हैं, ना आइंदा 500 सालों में होंगे, इमरान खान साहब को इनका बलिदान देकर के और आगे क्यों नहीं बढ़ जाना चाहिए? ये असद उमर से ज़्यादा इमरान खान से करीब तो नहीं है, ये तो 45 जमातें पहले भी चेंज कर चुके हैं, क्यों इतना अनमोल रतन बना के रखा है इन्हें खान साहब ने? मेरा ख्याल है इसका जवाब तो आपको खान साहब ही दे सकेंगे। जो उन्होंने काम किया है मैं तो उसको बिल्कुल ना सराह रही हूँ, बल्कि तकलीफ़ हुई है कि ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और अच्छा नहीं लगता। तहज़ीब जो है वो अपनी जगह, जो भी ज़ाती हो, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब्र करें और ख़ामोशी से लोगों की बात सुनें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर हुकूमत। जहाँ तक अभी मेरे भाई साहब जो नून लीग वाले फरमा रहे थे, मुझे आपकी मुलाकात की परेशानी नहीं है, आवाम की तो परेशानी मुझे है। आपको अगर होती तो पाकिस्तान का हालात आपने ये करने थे जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो दोनों मुलाकात कर रहे थे ना, जिसमें मरियम बीबी, जिनके मुंह में वो अकॉर्डिंग टू हर कि जी हम हुक्मरान ख़ानदान वाले जो हैं आजकल हुक्मरान ख़ानदान में नहीं है, और वो बिलावल भुट्टो, उनकी मुलाकात पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। आवाम की परेशानी हम ही को है। इसी वजह से तो इस मरतबा जो सोशल सेक्टर का बजट है वो कंपैरेटिवली जितनी भी मुश्किल हालात के बावजूद
हम लोगों ने इस वक्त हेल्थ का बजट, एजुकेशन का बजट और सोशल सेक्टर का बजट बाकी बजट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और अगर आप देखिए तो पंजाब के हालात, आपका क्या ख्याल है? इस 9 महीने के अंदर आके हमने कोई ऐसा गलत काम कर डाला कि एकदम तबाही मच गई। ये तबाही तो आप लोगों ने मचा रखी थी। 26,000 आप लोगों ने 26,000 अरब रुपयों का कर्जे लेके, कर्जे चढ़ा के, लाइबिलिटीज छोड़ के पंजाब के अंदर ही सिर्फ 100 अरब की तो आप लोगों ने डिसऑनर्ड चेक छोड़े हुए थे। मेरे अपने डिपार्टमेंट के 8.5 अरब लाइबिलिटीज हैं। बातें किस तरह की आप लोग करते हैं? किन दवाइयों की बात कर रहे हैं? सब दवाइयां मौजूद हैं इस वक्त। खास तौर के ऊपर वी मेड इट अ पॉइंट टू सी कि ऑल मेडिसिन शुड बी मेड अवेलेबल। अगले बजट के अंदर भी सारी मेडिसिन के लिए अवेलेबिलिटी है। हेल्थ कार्ड्स जो हैं 72 लाख लोगों को दिए जाएंगे। 9 नए अस्पताल बनने लगे। इससे पहले कोई बताए ना हमें हुकूमत, ये 9 नए अस्पताल पंजाब में बनेंगे? इंसान की जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए थे आपने? जी बिल्कुल, ये हमारे बजट के अंदर अनाउंस हुआ है बाकायदा, और मैं नाम लेती हूँ। और फिर दही इलाकों में सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ हमने लाहौर में नहीं की। ये कौन से इलाकों में है? राजनपुर में है, ये लिया के अंदर है, ये मियाँ वाली के अंदर है, ये आप अटक के अंदर है। वो इलाके जो पसमानदा और जिनके अंदर इससे पहले किसी ने कोई तरक्की के काम नहीं किए थे। मुल्तान के अंदर एक निश्तर अस्पताल को हमने इस वक्त निश्तर 2 उसका भी हमने किया, रहीम यार खान 2 का किया, डेरा गाजी खान। आप मुझे ये बताइए कि ये बजट जो हम लेके आए हैं, अगर ये बजट इंसान की ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन लाएगा, मेरा ख्याल है शायद मेरे भाई साहब को ये पता नहीं है कि जब किसी पसमानदा गरीब आदमी के घर बीमारी आ जाए तो इट इज़ नोन एज अ हेल्थ शॉक। हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि हमारे बंदे जो इस वक्त हमारी कौम जो गुर्बत की सतह से रह रही, नीचे रह रही है, जो तकरीबन 40% है, उन सब को हम हर तरीके से फ्री सेहत की सहूलतें दें। एजुकेशन का बजट बढ़ा हमारा, एजुकेशन का बजट बढ़ा। नई एक यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं विच इज़ नोन एज पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ। मैं तो कभी मुझे दुख होता है कि आज से पहले 15 साल आप लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को आप सिग्नेटरी थे, आज तक कभी किसी ने सोचा कि माँ और बच्चे की बेहतरी के लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों ने कभी इस बात के बारे में सोचा? हम नए 5 अस्पताल बना रहे हैं माँ और बच्चे के लिए, जिसका नाम ही मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। और अगर यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं तो पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो आपकी अशद ज़रूरत है। आपकी नियोनेटल मोर्टालिटी, आपकी मटर्नल मोर्टालिटी, दुनिया जहाँ में आपका ख्याल है इस 9 महीने के अंदर हमने हालात ख़राब किए। दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान बदनाम हो चुका है कि हमने अपने वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, आपने जो जिक्र किया बदनामी का, मैं जरा बदनामी का अहाता करता चलूं, थोड़ा सा काइंडली तवक्कुफ फरमाइएगा। करीम ख्वाजा साहब, मैडम ने फरमाया कि अच्छा एक बात से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और ये जो आजकल वो कह रहे हैं ना दोस्ती के जो पींगे बढ़ाई जा रही हैं, मैं चंद साल पहले की बात बता दूं। जब ये पनामा लीक्स के, अगर आपको याद हो तो पनामा लीक्स में इलेक्शन कमीशन के सामने आपको याद है कि हमने जाके अपने कागज़ जमा करवाए थे कि ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है और इनको आप डिस्क्वालीफाई करें। तो मेरे साथ पीपल पार्टी के वकील साहब खोसा साहब मेरे साथ ही खड़े थे, उन्होंने भी ये केस किया था। अब पता नहीं अचानक क्या हुआ, अगर इनको ख्याल आ गया तो शायद वो जो केस उन्होंने उस वक्त दायर किया था वो शायद गलत था। ठीक है, नई बात आ गई, मैं पूछे लेता हूँ करीम ख्वाजा साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, मैडम ने फरमाया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बहुत बदनामी इस हवाले से झेल रहा है। हुजूर बदनामी तो है, बात तो माननी पड़ेगी। एक शख्स जो किसी ज़माने में, मैं इसे अफवाही समझिए, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी भी चैलेंज समझता हूँ। एक शख्स जिसे मिस्टर 10% बैनुल-अक़वामी जराइद और अखबारात ने कहा, वो शख्स फिर बैनुल-अक़वामी अखबारात और जराइद और लोकल मीडिया की ज़ुबानी मिस्टर 10% से 100% बना। फिर उसे हमने अखलाकन प्रमोशन देकर के अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बना दिया, मुल्क का सदर बना दिया। और फिर अब एक वक्त ऐसा आया है कि उसे करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात में उसे गिरफ्तारी का मुंह देखना पड़ा है। सर बदनामी तो है, इल्ज़ामात सही या गलत जो कुछ भी है वो तो वक्त फैसला कर देगा, लेकिन हर दफ़ा जरदारी साहब के गले में ये तौक क्यों आके पड़ जाता है? हर दफ़ा इक़्तिदार के हुमा के अलावा ये जेल का हुमा क्यों उनके सर पे आके बैठ जाता है? देखिए मसला ये है कि केसेस इंसान पर होते हैं अलिफ बे जीन पर,
और उसके बाद जो है अदालतों का काम है कि वो सज़ाएँ दें या एक्यूट कर दें। ज़रदारी साहब पर पहले भी केसेस थे 97 ऑनवर्ड्स, उससे पहले भी थे 91 ऑनवर्ड या उसके बाद। पर जो चीज़ है ये है कि फॉर्चुनेटली उन पर कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई। हाँ, वो 10 साल 11 साल जेल ज़रूर है पर प्रूफ नहीं हुए। अब वो 10% जिसने कहा था वो या 100% जिसने कहा है, मसला है कि वो अदालतें प्रूफ करें। अदालतें तो हाँ इंडिपेंडेंट इदारे हैं और वो कोई किसी पार्टी के अंडर में तो नहीं है। तो अभी भी जो केसेस हैं और उन पर एलिगेशंस हैं, ये तो अदालतों का काम है चीज़ों को किस तरह लेती हैं। पर जिस पर इल्ज़ाम होता है उस दफ़ा करना उनका हक़ है, तो वो हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अखबारों में या ये एक परसेप्शंस हैं, उसको मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे तो अवाम वोट पीपल्स पार्टी को दी थी, जिसकी बुनियाद पर वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने, अददी अक्सरियत की बुनियाद पर। और वो इस वक्त भी MNA है, जीत कर आए हैं। तो अब ये तो आवाम की मर्ज़ी है जिसको चुने या न चुने। परसेप्शन इंसान का डेवलप किया जाता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये करप्ट है या नहीं है। बाकी तो काम आवाम का फ़ैसला। आवाम ने उनके हक़ में लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के इतने वोट मिले थे कि वो प्रेसिडेंट बने, अभी MNA हैं, अदालतों में वो कंटेस्ट कर रहे हैं। राइट सर, यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी का, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब, माशी हालात काफ़ी अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देते हैं मुझे, न जाने क्यों। साथ ही साथ इमरान खान साहब की वज़ला संजी एक सामने आई है। वो फरमा रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम का जो है वो मुँह देख रही है। अवाम पाकिस्तान अगर ट्रबल्ड वाटर में, हॉट वाटर्स में है तो उसका क्या किया जाए। फरमाते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, मईशत अब टेक ऑफ करेगी। हुजूर, इस लतीफ़े पर अगर आप कुछ फरमाना चाहें। इस लतीफ़े पे सिवाय आंसू बहाने के तो और कुछ भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल मोहतरमा मेरी बहन ने जो कहा है कि हम 5 अस्पताल बना रहे हैं अगले साल में, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि पिछले 11 महीने में इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है जो अगले साल में ये सर अंजाम दे देंगी। BRT तो इनसे 5 साल में बन नहीं सकी पेशावर की, तो ये 5 अस्पताल कहाँ से बनाएंगे। ये हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो मेरे ज़िले में हेल्थ कार्ड मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब आज से 2 साल पहले आके तकसीम कर चुके हैं। इनसे कुछ भी नहीं होने का। जहाँ तक माशियत का सवाल है तो वो तो हम खुदा से दुआ ही कर सकते हैं, इनसे किसी बात की तवक्को नहीं। इमरान खान साहब कहते थे डॉलर 1 रुपया बढ़े तो 100 अरब का कर्जा बढ़ जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ आज डॉलर 156 रुपये 105 से ये 50 रुपये जो बढ़ गया है, मेरे कैलकुलेटर में तो हिसाब नहीं आता कि हम पे कर्जा कितना बढ़ गया है। कोई एक बात बता दें जो इन्होंने 2 दफ़ा बजट रिवाइज किया है, सितंबर में किया और फिर किया है, कोई एक हदफ पूरा किया हो। एक हदफ इनसे पूरा नहीं हुआ। जितने भी अहदाफ थे सारे पीछे रह गए। ये कहते थे हम आएंगे तो हम टैक्स 8000 कर देंगे, 500 अरब रुपए टैक्स पिछले साल से कम इन्होंने कलेक्ट किया है। ये कहते थे हम आएंगे तो डॉलरों की बारिश हो जाएगी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो बाहर से आते हैं वो 52% कम हुई है पिछले 11 माह में। कोई एक बता दें काम जो इनका सीधा, इनसे कुछ होने का नहीं है। आज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था, शायद अल्लाह ताला कोई बेहतरी करे कि इन्होंने एक इक्तसादी कौंसल बनाई है जिसमें 2 मेंबर इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक फाइनेंस सेक्रेटरी। अब शायद फौज फाइनेंस संभाल ले तो और बात है, इनके पास की बात नहीं है। नूर अल आरफीन साहब, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम किस मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं। हर तरफ से हम पे ये दबाव है। लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि आप नुमाइंदे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हम उन्हें क्या बताएं कि ये हमारी बात सुनने असम्बली में तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहली तकरीर में कहा था कि आइए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं और बैठ के इक्तसादियात को मिल के दुरुस्त समत में ले जाएं, लेकिन इन्होंने उस बात का मजाक उड़ाया। आज इनका मजाक खुदा भी उड़ा रहा है और बंदे भी उड़ा रहे हैं। अनकरीब वो कहते थे अवाम की चीखें निकलेंगी,
चीखें अब धड़ों में बदल गई हैं, लेकिन जब और अब अरसा गुजरेगा तो अवाम चिंगाड़ना शुरू कर देगी। तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लेता चलूँ इसी बात पर, आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल फरमाई है। मैडम, मोदी तक से तो मुसाफा फरमा लिया इमरान खान साहब ने, थोड़ा सा अपोजिशन को अगर लिफ्ट दे दें, गिरफ्तारियां वगैरह सब अपनी जगह हैं, कानून का तहफ़्फ़ुज़ ये वो सब अपनी जगह है, जिसने चोरी चमारी की है उसको उठा करके आप जहां ले जाएं वो आपकी सवाबदीद है, लेकिन तमाम अपोजिशन तो करप्ट नहीं होगी ना। लेकिन अगर माशी इस्तेहकाम के अगर हुसूल के लिए जो ये लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर इनकी बात को सुन लिया जाए तो हर्ज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि एक तो आपने नुरुल अमीन साहब गलत बात कही कि हमने इनकी गिरफ्तारियां की। गिरफ्तारियां तो इनकी नैब ने की हैं और कोर्ट्स ने की हैं, हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक़? ये नैब तो इन्होंने बनाया था 10 साल इनकी जब हुकूमत रही है दोनों हुकूमतों की, तो सोच समझ के रखते। इन्होंने वो नैब उसी तरह रखा, चेयरमैन भी इनका अपना बनाया हुआ है। केस इनके ऊपर हमारे से पहले चल रहे हैं, हमने केस चलाए, पनामा लीक्स हमने की। आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह ये सारा इल्ज़ाम जो है ये हुकूमत पे लगा रहे हैं? ये अगर नवाज़ शरीफ साहब जो है फारिग हुए थे तो क्या हमारी हुकूमत थी? उनके छोटे भैया की हुकूमत थी, ऊपर खाकान अब्बासी बैठे हुए थे। ये सारी बातें आप करते हुए 10 दफ़ा सोचा करें कि आपके इंडिपेंडेंट अदारे हैं और इनकी अपनी हुकूमतें थी जिस दौरानिया में ये सारे लोग पकड़े जा रहे थे। और अगर हमने तो बिल्कुल इस मसले में इंटरफेयर नहीं किया। आप हर मरतबा ये ना कहिए कि हमारा कोई ताल्लुक़ है इनको अरेस्ट करवाने में। आप मुझे ये बताइए, जिनके लीडर जो हैं, दोनों पार्टियों के लीडर, वो उनको नैब पकड़ के ले गई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और पैसों के खुर्द-बुर्द करने के अंदर। बात आप हमारी कर रहे हैं। कभी आपने सुना था कि फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ जाए पाकिस्तान छोड़ के? ये हमारे पैसों की बात कर रहे हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर था जो पाकिस्तान छोड़ के दौड़ गया, वहाँ जाके बैठ के कि जी मैं बीमार हूँ, वहाँ सड़कें दौड़ता फिर रहा है, वहाँ वलैत के अंदर वापस आने का नाम नहीं लिया। आए हैं वापस, आके जिम्मेवारी लेते। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। ये सारे काम जो हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, ये बातें सवाए सियासी वो करने के लिए और कोई बात नहीं है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप जब बात कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट की, तो लेट मी टेल यू, इन ड्यूरिंग देयर रिजीम द ट्रेड डेफिसिट वॉज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन। आपके सामने है, ये बातें किसी से छुपी भी तो नहीं है। अब जहाँ तक इन्होंने डॉलर का, आपको भी पता है कि इन्होंने आर्टिफिशियली उसको प्रेस करके रखा हुआ था कि डॉलर की कीमत ना बढ़े। मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि इमरान खान साहब बात के ठीक कर रहे हैं। आप जब तक, हम लोगों ने क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इकॉनमी जो है वो किसी तरीके से स्टेबल होने के बाद जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मसला होता है, उन मसलों को हम हल करें। इन्होंने कभी आम आदमी के बारे में सोचा था? इस वक्त आपकी वो अखबारें जो हमारे मुखालिफ लिखती थी, उन्होंने भी आज उसके अंदर एडिटोरियल में, डॉन जैसी अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि ये पहली दफ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, ये पहली दफ़ा एक बजट आया जिसके अंदर आपके जितने सोशल सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेक्टर, अदरवाइज उनके ऊपर कंसंट्रेट किया गया है कि आम आदमी की बेहतरी के लिए डेवलपमेंट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ बीइंग फोकस्ड ऑन। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी वो मरियम बीबी ने जाके कार्ड बांटे और फलां कार्ड बांटे, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि हम लोग उससे बहुत बेहतर सहूलतें देने लगे। 72 लाख कार्ड बंटने हैं। इनसे पूछिए कि जो इन्होंने कार्ड बांटे थे 7 ज़िलों की, मैं बता रही हूँ, 4 ज़िलों में अब मैंने कार्ड बांटे, इन्होंने कार्ड बांटे, ना पैसे दिए उसके, सिर्फ शेर की शक्ल और वो जो अपना नवाज शरीफ साहब की शक्ल जोड़ के लोगों में कार्ड बांट दिए। किसी को कोई सहूलत नहीं मिली क्योंकि उन्होंने सर्विसेज के पैसे नहीं दिए थे। मैं चैलेंज करती हूँ उनको, ना डीजी खान में, ना राजनपुर के अंदर, ना मुल्तान के अंदर, ना मुजफ्फरगढ़ के अंदर हमने आके फिर वो कार्ड दोबारा बांटे ताकि वहाँ के आम लोग जो बेचारे वो कार्ड लेके फिरते थे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये जाली कार्ड है, हम किसी अस्पताल में जाते हैं इस पर हमें सहूलत नहीं मिलती। 3 ज़िलों के इन्होंने कार्ड बांटे और उसके सर्विसेज के पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा हम पैसे देंगे, वो लायबिलिटी हम दे रहे हैं। मैम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं जरा करीम ख्वाजा साहब से दिखाती हूँ आपको बजट के अंदर। जी थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं ज़रा करीम ख्वाजा साहब से निमट लूँ। हुजूर, मुराद अली शाह नामुराद 3 बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, ये फरमाना है फिरदौस शमीम नकवी का।
मैडम ने इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इदारे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब गिरफ्तारियां करने वाले इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान की हुक्मरान जमात से। उन पर यह कश्फ कैसे नाजिल हो गया कि मुराद अली शाह की विकेट डाउन होने वाली है? इससे पहले भी जिन जिन का नाम लिया गया है मुख्तलिफ जगहों से, एक एक करके वो सब तंबू किए जा चुके हैं। ये कोई कोइंसिडेंस है या वाकई इनके पास कोई ऐसा पीर कामिल है जो विकेट लेने के लिए नादिर शाही नुस्खा कोई दे देता है इनको? इन्हीं बातों की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑपोजिशंस और न्यूट्रल लोग ये कहते हैं कि भाई ये काम अदालतों का होता है और ये पहले एडवांस में, जिस तरह शेख रशीद को जो नाज़िल होती है कि ये चीज़ होने वाली है और ये विकेट गिरने वाली है और ये दिन होने वाले हैं, नकवी साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इन्होंने एक माइंड सेटअप बनाया है कि सिंध को जो है, गवर्नमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको सबोटाज करना चाहते हैं। तो हमें शक है और इसी वजह से नैब पर भी हम शक करते हैं और हम समझते हैं कि जो डिज़ाइन इन्होंने दीगर इदारों के साथ मिलकर बनाया है, जो इनके पार्टी के हर आदमी को, या आज पीर पागारा की भी स्टेटमेंट इसी तरह आई है GDA की, फिरदौस शमीम नकवी की तरह, तो इससे यही शक होता है कि इनको सब चीज़ें पता है कि क्या होने वाला है। तो अदालतों के हिसाब से, जजमेंट्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो चीज़ अमल चल रहा है नैब का या दीगर चीज़ों का, उसमें शक होता है। होना ये चाहिए कि ये तो अदालतों का काम है, अदालतों का काम है कि कब किसको गिरफ़्तार करेंगे, कब किसी का क्या मुकदमा आने वाला है, उससे पहले ये कह देते हैं कि मुकदमा का फ़ैसला ये होने वाला है, ये लोग गिरफ़्तारी देने वाले हैं। आप देखें गुज़र 1 साल से यही बातें हो रही हैं, इमरान खान से लेकर इनके जो नीचे वाले जो वर्कर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, उन सबको पता है कि क्या होने वाला है। तो ये शक और शुबात पैदा कर रहा है और सेलेक्टिव किस्म की चीज़ें हो रही हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़। हाँ, जो लोग इनके साथ शामिल हो रहे हैं, फिरदौस आशिक ऐवान शामिल हो गई, उस पर नैब पर केस है, ख़त्म हो गया। इनके डिफेंस मिनिस्टर पर केस है, कुछ नहीं हो रहा है। जो इनके पास अभी चला जाएगा उन पर भी कुछ नहीं होगा। नून के लोगों जो इनको छोड़कर अगर चले गए हैं तो उन पर कुछ नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो PTI में जा रहा है वो पाक दामन हो रहा है और उन पर ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सेलेक्टिव चीज़ें हो रही हैं जो काबिल मज़म्मत है। शेख फयाजुद्दीन साहब मुशीर ख़जाना की सुनते चलिए, फरमाते हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्जा देगा। हुजूर ये मुझे बताइएगा, कर्जा लेने की खबर तो पुरानी हुई, ये कर्जा इस्तेमाल कहाँ होगा? 19.5 लाख रुपए का खर्चा तो होते होते रह गया, वो आरिफ अलवी साहब के तोते का पिंजरे बनते बनते रह गया। क्या कहेंगे हुजूर? ये खर्चा जैसे पहले इन्होंने 9 महीने में 5,140 अरब रुपए स्टेट बैंक से लिए हैं और पता नहीं कहाँ गए हैं, ये खर्चा वहाँ होगा। ये खर्चा वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी पे 97 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब इस बजट में 1 अरब 7 करोड़ रुपए रखा गया, 17% खर्चा ज़्यादा। ये जो सादगी हुकूमत थी या जो मदीने की रियासत बना रहे थे, मदीने की रियासत में तो हमारे खलीफा ने एक मजदूर के की तनख्वाह के मजदूरी के मुताबिक अपनी तनख्वाह मुकर्रर की थी। तो लोगों ने कहा आप अपनी तनख्वाह कुछ बढ़ा लें, उन्होंने कहा मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो तो मेरी भी बढ़ जाएगी। तो ये पैसा वहाँ खर्च होगा, इनके प्रोटोकॉल पे खर्च होगा। आप ये देखें कि ये अखराजात कम करने की बजाय पिछले साल की निस्बत इस बजट में 700 अरब रुपए के अखराजात ज़्यादा किए, 700 अरब रुपए के। ये खर्चा वहाँ जाएगा भाई, और कहाँ जाएगा? ये अब खैर अब तो वो इन्होंने जो हमारा एक एम्बेसडर एट लार्ज बनाया है, जो अली जहांगीर सदीकी साहब, जिनका नाम नैब में भी है, इंशाल्लाह वो खर्चा वो बाहर से भी कुछ पैसे ले आएंगे। तो अब तो जैसे कि करीम ख्वाजा साहब ने बताया कि उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी भी है, JS बैंक की, और वो एम्बेसडर भी बन गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने 29 मई को उनके खिलाफ एक ख़त लिखा था उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म को कि ये करप्ट आदमी है और इसको फौरी तौर पर हटाया जाए, यह मुल्क के खिलाफ साजिश है। मैं पूछता हूँ आज आपने उनको एम्बेसडर एट लार्ज क्यों बना दिया है? वो उसकी सब सफाई हो गई है, ड्राई क्लीन हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि इनको वाकई इल्हाम होता है, इनके जो पीर हैं ना वो बड़े कामिल हैं, इनको पहले पता चल जाता है कि किसने गिरफ्तार होना है और किसने आज़ाद होना है। बाबा रवान साहब जिनका रेफरेंस दायर है उनको कोई नहीं पूछता, और लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होती है तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो खुदा के लिए कोई एक मयार बनाइए। आप तो कहते थे एक पाकिस्तान होगा, आपने तो कई पाकिस्तान बना दिए हैं। हर आदमी के लिए, हर शख्स के लिए, हर
सियासी शख्सियत के अलहदा पाकिस्तान है। तो भाई ये आर्जी इक़्तिदार है, ये आने जाने वाली चीज़ है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, क्योंकि आपकी कामयाबी से पाकिस्तान की कामयाबी वाबस्ता है। लेकिन जो लोग आपको लाए, खुदा और खुदा की मखलूक जो आपको ले आई है, वो आप यकतारे से तंग आ गई है। जब भी आप शुरू करते हैं करप्ट है, चोर हैं, चोर हैं, चले हम तो चोर हैं, हम तो हुकूमत में नहीं। आपने 11 माह में क्या सर, मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। आप तमाम मौजूद मेहमानों का अपनी शो में शिरकत पर आपको मैंने इंश्योर किया कि आज आपको किसी भी एतबार से जहमत ना उठानी पड़े। इसी एतबार से मैंने अपना स्पेल भी ज़रा कम रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मुअद्दबाना अंदाज़ ज़रूर पसंद आया होगा और आप अगली मरतबा ज़रूर मुझे एक मरतबा फिर ज़हमत कलाम बख्शेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आफ़रीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी पर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।